हाँ, अब अपन बात करेंगे नए टॉपिक। शुरू हो रहा है अपना धातु प्रकरण। ठीक है, धातु उपधातु प्रकरण। अब इसमें ये है आपके सिलेबस में उपधातु का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, और वैसे भी उपधातु के नाम पे जो आचार्यों ने उपधातुओं का वर्णन किया है वो एक्चुअल में महारस उपरस साधारण रस वर्ग में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे आप पढ़ चुके हो, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो अपन शुरुआत करेंगे अभी धातु प्रकरण की। तो धातु प्रकरण में आपके सिलेबस में क्या है वो बता देता हूँ। तो सिलेबस में आपको सारी धातुएं हैं। स्वर्ण, रजत, ठीक है, ताम्र, ताम्र मतलब कॉपर। हाँ, कोई बोला? लौह, वंग, नाग, यशद, ठीक है, फिर उसके बाद कांस्य और पित्तल, वर्तलोह। ये सब जो धातुएं हैं अपन को इनकी डिटेल पढ़नी है। इसके अलावा धातु ग्रह संबंध कि धातुओं का ग्रह से क्या संबंध होता है ग्रहों के साथ, वो अपन जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस के टॉपिक है। ठीक है, उपरस की उपधातुओं की बात करें तो आपको बुक में मिल जाएंगे उपधातुओं का वर्णन। आधा पैरा, ज्यादा से ज्यादा आधे पैरा का जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपके ना तो सिलेबस में है और उनकी डिटेल सारी आप ऑलरेडी महारस उपरस साधारण रस में पढ़ चुके होगे ज्यादातर की। ठीक है, तो इसलिए उसका वर्णन अपन वहां पे केवल एक ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, है ना। अब शुरुआत करते हैं धातु वर्ग प्रकरण की। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स में सीधे आपके पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीजें भी अगर नोट्स में लिखने लग जाए तो नोट्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इतने लेंथी नोट्स होते नहीं है। ठीक है, यह एग्जाम प्रिपरेटरी आपको इजी टू लर्न होने चाहिए, इसलिए नोट्स इस तरह से बनाए गए हैं, बिल्कुल डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज। तो इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, इसलिए पूरी क्लास ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अपन धातुओं का करते हैं। सबसे पहले धातुओं की निरुक्ति बताते हैं। तो निरुक्ति एक तो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी है, दूध धाय धारणात धातु है, जो धारण करे वो धातु है। ठीक है, तो एक तो ये है, वो है फिजियोलॉजी वाली। और अपने रसशास्त्र में क्या होती है कि जो है बलि पलित खालित्य कार्श्य बल्य जरामयान निर्वार्य ददते देहम नृणाम तद्धातुवो मता। कि यहाँ पे जो है आयुर्वेद प्रकाश ने धातु की परिभाषा बताई है कि जिसका सेवन करने से शरीर में वली मानी झुर्रियां, पलित, पलित क्या होता है, एक खालित्य बीमारी होती है, एक पालित्य बीमारी होती है। यह आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे इस साल। खालित्य मतलब गंजापन, बाल्डनेस, और पालित्य मतलब बालों का सफेद होना। ठीक है, एक हरिकेशता भी रोग होता है जिसमें क्या होता है, जैसे बंदर के बाल नहीं होते डिस्कलर्ड, हरे से पीले से टाइप के, उस टाइप के जो है वो बाल हो जाते हैं। तो यह आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि हाँ भाई पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप हुआ है, तो उसके कारण जो है ये बाल झड़ गए या बाल सफेद हो गए या बाल हरी केश के समान हो गए। ठीक है, तो ये बीमारियां होती हैं। तो वली, पलित यानी बालों का सफेद होना, खालित्य गंजापन, कृशता यानी कमजोरी, ठीक है, निर्बलता वृद्धावस्था और रोग को नष्ट हो अथवा इन रोगों का नाश करके आरोग्यपूर्ण आरोग्यपूर्वक शरीर को धारण जो करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ, जिनके सेवन से शरीर में वली मतलब झुर्रियां, पलित, खालित्य, कृशता, निर्बलता, वृद्धावस्था और रोगों का नाश होता हो और आरोग्यता प्राप्त होती हो, शरीर का धारण होता हो, इनको धातुएं कहते हैं। ठीक है, अब धातुओं का अपन प्रयोग किस रूप में करते हैं? धातुओं के भस्म के रूप में। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। अब धातुओं में कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेटल्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल। और एक इनके जो परमाणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, मतलब डेंस होती है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसा धर्मेंद्र ने बताया कि ये चमकीली या लस्ट्रस, जो आपने वर्ड पढ़ा होगा, तो चमकीली होती है धातुएं। दूसरी, इनका जो विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी अपन बोलते हैं वो ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरी, ये कंडक्टर होती है, किसकी? ताप की भी और विद्युत की भी, यानी बिजली को भी आर पार कंडक्ट करती है अपने अंदर से, और ताप यानी हीट को भी जो है ये कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, एक चीज आपने पढ़ी होगी, वो क्या पढ़ी होगी कि अपन जब किसी भी धातु को ठोकते हैं पीटते हैं तो वो एकदम पतली परत के रूप में भी बन जाती है। ठीक है,
ये आपने पढ़ा है, जैसे लोहा है उसको पीटते पीटते उसकी चादर बना दी, तो धातुओं की चादर बन सकती है। ठीक है, तो एक ये होता है धातु की विशेषता। एक उसको ठोकने पीटने पर जो जो है वो उसको तार की तरह खींचा जा सकता है, जैसे सोने के तार, चांदी के तार, सुना होगा आपने कि धातुओं को तार की तरह खींचा जा सकता है। ठीक है, तो वो एक वो हो गया। फिर इसके अलावा धातुओं के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अपन जलाते हैं तो क्या बनते हैं, ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब अपन उसको अग्नि देते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे कि कोई भी है, स्वर्ण का जो है ऑक्साइड बन गया, या फिर रजत यानी चांदी के ऑक्साइड बन गए। ठीक है, या लोहे के ऑक्साइड बन गए। फिर उन ऑक्साइड्स को जब अपन पानी में डालते हैं, ठीक है, पानी में रखते हैं, तो पानी में घोलने पर जो है वो ऑक्साइड बेस बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके OH माइनस आयन को उसमें रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो है एल्केलाइन हो जाता है। तो ये धातुओं की प्रकृति है। ठीक है, कि वो पानी को क्षारीय करते थे उनके ऑक्साइड्स। ठीक है फिर इसके अलावा जो है अ, ये सारे जो है धातुओं की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण का इसका सबसे पहले अथर्ववेद में वर्णन आता है, जिसमें क्या बोलते हैं, चांदी को रजत बोला गया है, स्वर्ण को हरित बोला गया है। ठीक है, ये सबको आपको बुक में मिल जाएगा। लोहे को श्यामामेय लोह बोला है, ताम्र को लोहित में लोह बोला है, इस प्रकार से। फिर यजुर्वेद में 6 धातुओं का वर्णन बता दिया, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, सीसा और वंग का। ठीक है, इस प्रकार से 6 धातुओं का वर्णन यजुर्वेद में बता दिया। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी 6 धातुओं का वर्णन बता दिया। ठीक है, इस तरह से वर्णन यहाँ पे अलग अलग धीरे धीरे करके बताते गए सारे से। फिर उसके बाद आते हैं अलग अलग जो संहिता है, अलग अलग जो ग्रंथ है रस शास्त्र से रिलेटेड, उसमें क्या क्या वर्णन है। ये या तो बुक में आप देख लेना, नहीं तो कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है कि रसायणव जो है वो 6 धातुएं मानता है। ठीक है, रस हृदय तंत्र 9, आनंद कर 12, रसेंद्र चूड़ामणि और रस रत्न समुच्चय 9। ठीक है, गोरक्ष संहिता में 6, रसोपनिषद और शारंगधर संहिता ने 7। ठीक है, ऐसे ही भाव प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश और रस तरंगिणी ने 7, रस पद्धति में 9 और रससार में 8। ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अपन जो सिलेबस में और जो अपन पढ़ते हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग है, रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग। तो वही अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैं पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि पीजी में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ, कि मतलब रस तरंगिणी के अनुसार धातुओं के भेद बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पीजी प्री पीजी के जब आप प्रिपरेशन करोगे तब आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी। अभी तो आप स्पेसिफिक एक याद करने हैं आपको यूजी के लिए, तो रस रत्न समुच्चय को जो है आपको प्रेफरेंस देनी है। लेकिन आगे चल के आपको सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें आप जो है कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे धातुओं की जो है औषधीय यानी मेडिसिनल जो उपयोगिता या इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो धातुएं, आपने आज की डेट में एक चीज बहुत फेमस चल रही है, स्वर्ण प्राशन। सुना है सबने? स्वर्ण प्राशन क्या करता है कि जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। जो उसके सहज इम्यूनिटी होती है ना, इन्नेट इम्यूनिटी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो अपनी इम्यूनिटी होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने का जो काम करता है स्वर्ण प्राशन करता है। सोने में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं बॉडी की। ठीक है, तो वही यहाँ पे बाकी धातुओं को जो है क्वालिटी बता रखी है कि धातुओं को शोधन मारण करके उसका भस्म रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भस्म रूप में प्रयोग करने से क्या फायदा होता है कि उनको जो है वो बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो सकती है। क्यों? क्योंकि भस्म होती है सुपर फाइन, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत जल्दी एसिमिलेट होती हैं। ठीक है, उनके सारे प्रोसीजर फास्ट होते हैं। क्यों? एकदम सूक्ष्म होती है, तो बहुत जल्दी सूक्ष्म स्रोतों तक पहुंचने की उनमें क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए भस्म रूप में यहाँ पे इनको प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह कि धातुओं की भस्मों से जो है अलग अलग तरह के जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं रस औषधियाँ क्या करती हैं, असाध्य रोगों को भी साध्य बना देती हैं या ठीक कर देती हैं। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि धातुएं हैं, महारस है, पारद है, ये जरा व्याधि मृत्यु तक को जो है रोकने का काम कर देते हैं। ठीक है, अगर अपन ने विधि पूर्वक या एकदम बीमारी को सही डायग्नोस करके इनका प्रयोग किया। ठीक है, मेन प्रोसीजर डॉक्टर का होता है डायग्नोसिस का। उसने अगर एकदम करेक्ट डायग्नोसिस किया है और औषधि मेडिसिन जो है वो बिल्कुल सही जैसी शास्त्रोक्त विधि से बनाई हुई है, तो 100% जो है पेशेंट में काम करेगी।
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वैसे ही है यहाँ पे धातुओं की क्या उपयोगिता है कि भाई कैसे भी बड़े से बड़े रोग हो उनको ठीक करने में काम आता है, ठीक है। शरीर को लोहे के समान दृढ़ करने के काम आता है। इसके अलावा रोगोत्पत्ति को रोकने का यानी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है और वृद्धावस्था को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी धातु की जो है औषधीय मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। हाँ बोलो। हम्म। हाँ हाँ। मेन क्वालिटीज नहीं जलती, जैसे धातु में जैसे पारद था, पारद में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी थी और साथ में कुछ दोष भी थे, ठीक है। वो दोष मेनली क्या थे पारद में? चंचलता और गुरुता। अपन जब पहले दोषों की बात करते हैं ना, तो दो दोष जिनको अपन दूर करते हैं, जिनको दूर करना जरूरी है, जो उसमें टॉक्सिसिटी लाने का काम करते हैं, वो है गुरुता और चपलता। तो उनको अपन दूर करते हैं, ठीक है, तब जाके अपन उसको यूज में लेते हैं। फिर उसके बाद नैसर्गिक वो अपन ने 12 जो दोष पढ़े थे उनको दूर करते हैं। वैसे ही धातुओं में भी दोष होते हैं। तो धातुओं में जो टॉक्सिसिटी होती है उसको दूर करने के लिए अपन शोधन मारण प्रक्रियाएं करते हैं, भस्म निर्माण करते हैं ना। तो उससे धातुओं के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो दूर नहीं होती हैं, जो उसमें जो अशुद्धियां है ना, जो उसको टॉक्सिन बनाती हैं अपनी बॉडी के लिए, वो होती हैं। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया कि मेटल को आप ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप प्रयोग करोगे तो वो आपकी बॉडी में एज ए टॉक्सिन काम करेगा, और वहीं आप उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप बना के फिर प्रयोग में लोगे तो वो आपको जो है असर दिखाएगा, अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। समझ लो, मेटल जनरली कैसे होती है? भारी होती है, ठीक है, और वो चंचल होती है मेटल्स भी, ठीक है। मतलब उनका इफेक्ट टॉक्सिन की तरह होता है एकदम, जैसे पारद टॉक्सिन है ना, वैसे ही जो धातुएं हैं वो भी भारी होने के कारण टॉक्सिन की तरह होती है। वो बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, वो बॉडी में एसिमुलेट नहीं होती है, और अनेक जो है टॉक्सिन इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट दिखाती है। लेकिन जब अपन उसका भस्मीकरण करते हैं तो वो इतनी फाइन फॉर्म में आ जाती है, तो उनको अपन जो है यूज कर सकते हैं। या फिर मैं दूसरे और इजी शब्दों में कहूँ तो भस्म निर्माण करने से वो शरीर के लिए उपयोगी रूप में बदल जाती है। क्षेत्रीकरण अपन ने पढ़ा था ना पारद में, कि जिसमें अपने शरीर के उपयोग योग्य बनाते हैं, वही यहाँ पर बात कही है कि धातुओं की भस्म अपन ने क्यों बनाई? क्योंकि धातुओं को अपन ओरिजिनल फॉर्म में प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें अपन को बॉडी में उपयोग होने योग्य बनाना होता है, ठीक है। तो ये शोधन और मारण प्रक्रियाएं धातुओं को शरीर में प्रयोग होने लायक बनाती है। आप समझ में आया? ये है भस्म निर्माण। यहाँ पे अपन ने इसलिए किया, उसकी प्रॉपर्टीज खराब नहीं होती है, उसमें जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं और बॉडी में उपयोग आने लायक बनती है वो। डायरेक्ट आप कोई ऐसे अगर डायरेक्ट अपन यूज कर सकते होते तो कोई भी ऐसे लोहे का टुकड़ा लिया अपन ने, उसको कूटा और उसको अपन डायरेक्ट निकल गए, तो वो अपने एज ए टॉक्सिन काम करता। ऐसे अपन यूज नहीं कर सकते उसको। भस्मीकरण करने से वो सुपर फाइन हो जाता है पाउडर। आप कभी कोई भी भस्म हो ना, लोहा भस्म हो या फिर किसी भी चीज की भस्म हो धातु की, आप कब भी आपको मौका मिले तो उसको एक बार छू के उसकी परीक्षाएं करके देखना, जो जो आप कर सकते हो, जैसे कि निरुत्त कर सकते हो, रेखापूर्ण, वारितर, ठीक है, और उत्तम उनम या उत्तम परीक्षा, ये सारी आप अपने हाथों से कर सकते हो। मार्केट की कोई भस्म लाए और ये सारी परीक्षाएं करके देखी, आपको पता लग जाएगा। आप जब उसको हाथ में पहली बार लोगे ना तो आपको तभी फील हो जाएगा कितनी फाइन होती है वो, ठीक है। ऐसे ही हीरक आदि जो रत्न होती है उनकी पिष्टी, जब आप उनको हाथ में लोगे ना तो आपको एकदम फील होगा कि कैसी चिकनी चिकनी और एकदम बारीक जो है अपन ने चीज हाथ में ली है। तो वो है यहाँ पे बात कि उसको बॉडी के उपयोग में आने लग योग्य बनाते हैं इसमें, ठीक है। फिर अपन जो है उपधातु की बात कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में, फिर अपन यहाँ पे अपन मेन टॉपिक पाएंगे। उपधातुएं क्या होती है? परिभाषा अगर अपन देखें तो उपधातु वो द्रव्य हैं जिनमें धातुओं के समान गुण होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। मतलब सारे काम धातुओं वाले करते हैं लेकिन वो जो है प्रॉपर्टीज वो कम मात्रा में होती है। जैसे कि अपन एक मानते हैं, एक अच्छा होता है और एक बहुत अच्छा होता है, तो धातु बहुत अच्छी मान लो और उपधातु अच्छी मान लो। इससे इससे क्या फायदा होता है? कहीं पे अगर आपके धातुएं अवेलेबल ना हो तो उनके जो है प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप उपधातु को काम में ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उपधातु की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसके अलावा अब अपन बात करें उपधातुएं कौन कौन सी मानी, तो उपधातुओं का वर्णन शारंगधर संहिता आयुर्वेद प्रकाश में आया हुआ है। शारंगधर संहिता 7 द्रव्यों को उपधातु मानता है। कौन कौन सी?
माक्षिक, तुत्थ, अभ्रक, नीलांजन, शिला यानी मनयशिला और हड़ताल इसके अलावा रसक, इन 7 द्रव्यों को जो शारंगधर संहिता में उपधातु माना गया है। अब आप देखो माक्षिक किस में आता है, बोलो। मारस में। तुत्थ, तुत्थ किस में आता है, तुत्थ किसका पर्याय है, मेरे को यही बता दो। कॉपर सल्फेट का पर्याय है सस्यक, वेरी गुड। तो सस्यक किस में आता है, उपरस में आता है। तुमने मतलब श्लोक याद नहीं कि किसने बोला है उपरस, याद करो भाई श्लोक। अभी धातुओं का और श्लोक दे रहा हूँ आज, ये वाला जो श्लोक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबको याद होना चाहिए। कल मैं शुरुआत क्लास की इसी से करूंगा, ये श्लोक पूछूंगा और सबसे पूछूंगा, एक एक का नाम लेके पूछूंगा। अब तुम्हें अगर क्लास लीव लेफ्ट करनी हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हें याद होने चाहिए श्लोक। कुछ ही श्लोक है जिनके लिए मैं ऐसे पीछे पड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे भूल गई, अभी सस्यक मारस में था लेकिन उपरस में बोल दिया, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूँ। अब्रक मारस में आता है, नीलांजन अंजन किस में आता है, वेरी गुड। फिर उसके बाद मनयशिला हड़ताल, बिल्कुल। और रसक किस में आता है, वो मारस में आता है। इस तरह से मारस उपरस वर्ग के ही हो गए सारे, ठीक है। फिर आयुर्वेद प्रकाश के 7 उपधातु देखते हैं। उन्होंने माना स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक, तुत्थ, कांस्य, पित्तल, सिंदूर और शिलाजतु। इस प्रकार से जो है उन्होंने उपधातुओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये जो है जनरली आप सारे जो है पढ़ रखे हो डिटेल इन सब की, तो अपन को उपधातु अलग से पढ़ने की नीड नहीं होती है। वैसे तो उपधातु का क्वेश्चन आने के चांसेस 0 नील बटे सन्नाटा है, लेकिन फिर भी कुछ आ जाएगा तो वही आपको मारस उपरस का ही वर्णन करना होगा उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार बुक में आप रीडिंग मार लेना, वो आधे पेज की, आपको समझ में आ जाएगा, भेद आपको याद हो जाएंगे। उपधातुओं के नाम 2 नंबर में आ जाए तो आ जाए, पर आज तक तो आया नहीं क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी पढ़ लेना, धातुएं पढ़ दो तो उपधातुओं का थोड़ा सा डिटेल पढ़ने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लोहे के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की यहाँ पे सबसे पहले धातुओं के भेद। तो शुद्ध लोहम कनक रजतम, शुद्ध लोहम कनक रजतम, बानु लोहाश्म सारम, पूति लोहम द्वितीय मुदितम, नागवंगाभिधानम, मिश्र लोहम तृतीय मुदितम, पित्तलम कांस्य वर्तनम। इस प्रकार से जो 9 है रस रत्न समुच्चय ने भेद बताए हैं। अब 9 भेद किस रूप में बताए, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किए। शुद्ध लोह, ठीक है, शुद्ध लोह पहला पार्ट, दूसरा पूती लोह और तीसरा मिश्र लोह, ठीक है। पहला शुद्ध लोह, उसमें टोटल कितने माने उन्होंने, 4, ठीक है। शुद्ध लोह में 4 धातुओं को काउंट किया। दूसरा पूती लोह, उसमें कितने माने उन्होंने, 2। और तीसरा जो है अपने मिश्र लोह, मिश्र लोह में उन्होंने कितने माने, जो है 3 माने। तो इस प्रकार से 4 और 2 6 और 3 9, ये जो 9 भेद टोटल धातुओं के माने। शुद्ध लोह मतलब जो प्योर जो है लोह कैटेगरी के अंदर आते हैं। पूती लोह, पूती क्या होती है, जैसे गंध, ठीक है, जिनमें स्मेल आती है, तो पूती लोह, जिनको जलाते हैं ना अग्नि पर तो वो बहुत जबरदस्त स्मेल करते हैं, तो वो पूती लोह हो गए। और मिश्र लोह, मिश्र लोह कैसा होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के जो मिश्रण से बनाए जाते हैं, तो वो मिश्र लोह हो गए। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में बांट दिया 9 धातुओं को। तो शुद्ध लोह में कौन कौन से आते हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, रसेंद्र चूड़ामणि व रसरत्न समुच्चय ने शुद्ध, पूती और मिश्र 3 भेद करके जो है 9 धातुओं का उल्लेख किया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पीजी में कैसे पूछा जाएगा, धातुओं के भेदों का वर्णन कीजिए, तो वो रेफरेंस बोल देंगे रसरत्न समुच्चय के अनुसार। तो आपको भेद कितने लिखना है, हाँ धातुएं कितनी होती हैं, 9 होती हैं, ठीक है। तो वो 9 आंसर करना है आपको। तो इस तरह से जो है धातुओं की संख्या पूछे तो भी 9 ही आंसर आएगा, तो ये आप याद रखना। फिर आता है लोह वर्गीकरण में अपना आगे। शुद्ध लोह, जिस धातु में कोई अन्य द्रव्य मिश्रित न हो, अर्थात केवल उस एक धातु के ही परमाणु हो, जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, तो इनको क्या बोलते हैं, शुद्ध लोह। वापस बोलता हूं, मैं रिपीट करता हूं कि जिस धातु में कोई अन्य द्रव्य आदि मिश्रित न हो, अर्थात केवल उस एक धातु के ही परमाणु हो, उन्हें शुद्ध लोह कहते हैं। इनको अग्नि पर जब अपन तपाते हैं ना, तो वो और भी सुंदर और सुदृढ़ हो जाते हैं, मतलब और भी उनमें चमक बढ़ जाती है उनकी, या उनकी क्वालिटीज और अच्छी हो जाती है।
तो वो उसके एग्जाम्पल 4 हैं, कौन से? स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। दूसरा आता है पूती लोह। पूती लोह क्या है? जो धातुएं अग्नि पर तपाने पर शीघ्र पिघल जाए और उनको तपाते समय उनमें पूती गंध यानी दुर्गंध निकलती हो, तो उन्हें अपन पूती लोह कहते हैं। ठीक है, पूती लोह के लिए दो बातें कही है, अग्नि पर तपाने पर शीघ्र में पिघल जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनमें जो अग्नि पर तपाते हैं तो उनमें से दुर्गंध निकलती है या स्मेल निकलती है, तो उसको बोलते हैं पूती लोह। ठीक है, पूती लोह के वैसे अपने रस रत्न समुच्चय में जो है भेद की बात करें तो दो धातुएं बताइए, नाग और वंग, और एक यशद और होती है जिंक। तो जिंक भी एक लोहा है, वो पूती लोह में आती है। ठीक है, लोह से आपको आयरन नहीं लेना है, यहाँ पे लोह वर्गीकरण जो दे रखा है ना यहाँ पे, ये आयरन नहीं है, ये मेटल के लिए लोह शब्द का प्रयोग आया है संहिताओं में। ठीक है, तो शुद्ध लोह, पूती लोह दोनों हो गए अपने। फिर आती है मिश्र लोह। ठीक है, मिश्र लोह क्या होती है? जो अपने दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाए जाने वाले मिश्रण को जो है वो मिश्र लोह बोलते हैं। जैसे कि पित्तल, पित्तल को क्या बोलते हैं अपन मॉडर्न में? ब्रास। ठीक है, तो ब्रास में क्या क्या होता है? दो भाग ताम्र मतलब कॉपर दो भाग होती है, और जिंक यानी यशद जो होती है वो एक भाग। मतलब कॉपर को मैं सी से डिनोट कर दूं और जिंक को मैं किससे डिनोट करूं? जेड से। तो कॉपर कितनी, सी रेशियो जेड कितना हुआ? 2:1। ठीक है, तो ये अपना किसके लिए हो गया? पित्तल के लिए, ब्रास के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। फिर दूसरा आता है अपना कांस्य। कांस्य को अपन क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज, जो तीसरा मेडल होता है थर्ड रैंक वाले के लिए। ठीक है, तो ब्रॉन्ज में क्या होगा? ब्रॉन्ज में क्या आएगा रेशियो? किसका रेशियो आएगा? वही ताम्र का, मतलब कॉपर का, प्लस किसका आएगा? वंग का। ठीक है, एसएन का। तो ये किस रेशियो में होते हैं? 4 भाग ताम्र ताम्र और 1 भाग जो है एसएन यानी टिन। तो इस प्रकार से जो है ये रेशियो होगा ब्रॉन्ज में। समझ में आ गया? तो पित्तल का और कांसे का ये रेशियो आपको याद रखना है, 2 नंबर में पूछ लेते हैं। फिर तीसरा आता है वर्तलोह। वर्तलोह में क्या होता है? कांस्य, ताम्र, पित्तल, लोह और नाग, ये पांचों समभाग में प्रयोग मिक्स करते हैं जब अपन, तो उससे क्या बनता है? वर्तलोह। ये आप याद रखना। ठीक है, इस तरह से जो है इसके 5 भाग कर रखे हैं। फिर धातुओं की उत्पत्ति में कुछ पौराणिक मान्यताएं वगैरह चलती हैं कि कैसे किस धातु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ लोग कहते हैं स्वर्ण धातु सुवर्ण अच्छे वर्ण वाली होती है। अच्छा वर्ण, वर्ण देने का काम कौन सा महाभूत करता है? अग्नि महाभूत। तो यहाँ पे यही बता रखा है यहाँ पे कि स्वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई? अग्नि से हुई। ठीक है, अग्नि वीर्य से हुई। रजत की उत्पत्ति, रजत कैसा होता है? सफेद। चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? सफेद। तो उससे याद कर लो कि रजत की उत्पत्ति किससे हुई? चंद्रमा, या फिर अपन बोले शिव का वीर्य कैसा होता है? श्वेत से वर्ण का होता है। अपने पारद सफेद होता है चमकीला चांदी के समान। तो या तो चंद्रमा चंद्रमा या शिव से, ठीक है, परमेश्वर शिव से, तो रजत की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी तक? स्वर्ण की उत्पत्ति अग्नि से हुई, सुवर्ण अच्छा वर्ण वाला। तो वर्ण किससे, वर्ण कौन देता है? अग्नि देती है। ठीक है, अग्नि महाभूत। इस तरह से आप याद कर सकते हो। रजत चंद्रमा, ठीक है, रजत कैसा होता है? सफेद। चंद्रमा कैसा होता है? सफेद। या फिर शिव जी से होती है तो शिव जी का पारद होता है शिव वीर्य। पारद कैसा होता है? चांदी के समान। तो उससे याद रख लोगे रजत की उत्पत्ति चंद्रमा या शिव से। ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से। अब जो सनराइज और सनसेट का जैसा सूरज होता है ना, उसको आप इमेजिन करो, तो हल्का सा रेडिश टाइप के कलर का नहीं होता, ऑरेंज रेड टाइप का, तो उसी टाइप का तांबा होता है। तो उससे आपको याद करने में आसानी होगी। ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से होती है। फिर आती है अगली वंग की उत्पत्ति। वंग और वज्र, ये दो नाम आप याद रख लो। इंद्र का वज्र होता है ना, और वैसे वंग होता है, तो आपको याद रह जाएगा इससे कि जो वंग की उत्पत्ति है वो इंद्र के शरीर से हुई है। ठीक है, सीसा या लेड की उत्पत्ति। अब सांप कैसे करता है? है ना, ठीक है, से फुफकारता है। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि सीसा की उत्पत्ति किससे हुई है? वासुकी नाग से। ठीक है, नागों में ऐसे वासुकी नाग नाम सुना है ना, वासुकी जिसके ऊपर कृष्ण ने नृत्य किया था। तो उससे आप याद रख सकते हो कि सीसा की उत्पत्ति वासुकी नाग से हुई है। लोह की उत्पत्ति की बात करें तो लोहा से, अब किसी के सिर पे लोहे के डंडे की मारो जोरदार, तो वो क्या होगा? मर जाएगा। मर के कहाँ जाएगा? यमराज उसको उठा ले जाएंगे। ठीक है, तो लोहे की उत्पत्ति आप कैसे मान लो? यमराज से या साक्षात काल मूर्ति से। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप पौराणिक मान्यताएं चलती हैं कि धातुओं की उत्पत्ति किससे हुई, कौन सी धातु की। तो ये सब आपको याद रहेंगे, बाकी बुक में है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है आपको उत्पत्ति याद हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं धातुओं के ग्रहों से संबंधित है, ये आपको यूं की यूं याद रखना है, ठीक है। तो धातुओं के ग्रहों से संबंध की बात करें तो ताम्र का संबंध उत्पत्ति में बोला था सूर्य से उत्पत्ति हुई तो सूर्य से संबंध होगा। रजत रजत की उत्पत्ति चंद्रमा या शिव से हुई थी तो चंद्रमा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो सूर्य चंद्र याद हो गए ग्रह। फिर मंगल की पित्तल से सॉरी, तो मंगल की पित्तल से आपको याद रखनी है। बुध की नाग से, स्वर्ण की गुरु से, ठीक है। गुरु सोना की तरह जो है मतलब वही है ना, गुरु क्या है, शिष्य को सोना बना देता है, ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है। तो गुरु की किससे हुई, गुरु ग्रह की स्वर्ण से संबंध होता है, ठीक है। और शुक्र ग्रह का धातु क्या है, वंग है। शनि को अपन क्या है, लोहे के पात्र में जो है चढ़ाते हैं चीजें, तो जो तीक्ष्ण लोहा है उसकी जो है शनि से आप याद रख लेना। फिर राहु कांस्य है और केतु कांत लोह, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोह हैं, तीक्ष्ण लोह और कांत लोह। तो केतु में क्या आ रहा है, कांत लोह में क्या आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हो केतु कांत लोह। और शनि को लोह के पात्र में जो है तेल चढ़ाते तो तीक्ष्ण लोह किस में आ गया, शनि में। इस तरह से आपको ग्रहों के संबंध आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ग्रहों के संबंध याद हो गए। अब जो है धातुओं के स्वाभाविक वर्ण की अपन बात करें अगर अपन, तो सोना कैसा होता है, पीले से वर्ण का होता है। ताम्र कैसा होता है, रक्त पीत टाइप के वर्ण का होता है, ठीक है। इसके अलावा रजत श्वेत वर्ण का और लोह कृष्ण वर्ण का, ये आपको कॉमन है, याद हो जाएंगे। पित्तल पीले से रंग की होती है। कांस्य कैसा होता है, कांसा थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप के कलर का, तो इस तरह से इनके आपको याद हो गए। और नाग और वंग, लेड कैसे होती है, काली होती है। लेड कैसे, HB वो पेंसिल आती है ना जो नटराज वगैरह, उनके जो निब है वो लेड की तो होती है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कृष्ण वर्ण का होता है नाग। और वंग कैसा होता है, श्वेत वर्ण का। इस तरह से जो है धातुओं के स्वाभाविक वर्ण आपको पता लग गए, आपको याद हो गए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अब धातुओं के शोधन की। तो शोधन की बात करें, ये क्लास कभी भी एंड हो सकती है, तो शोधन के आज आखिरी शोधन अपन पढ़ लेते हैं बस, फिर उसके बाद अपन कल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शोधन की बात करें तो शोधन दो प्रकार से होता है, अपन पढ़ ही चुके हैं महारस वगैरह इन सब में, सामान्य शोधन और विशेष शोधन, ठीक है। यहाँ पे आप धातु और रत्न में ये बहुत स्पेसिफिक चलेगा। सामान्य शोधन तो आपको धातुओं का याद करना ही करना है, विद रेफरेंस करो या ना करो, करना है। क्यों, क्योंकि जब विशेष शोधन है वो अपन एग्जाम में कई बार भूल जाते हैं। तो अगर विशेष शोधन आप भूल गए तो फिर आपने सामान्य शोधन लिख लिया तो दैट विल हेल्प यू। कैसे हेल्प करेगा, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं लिख के आने से सही लिख के आना बेहतर है, ठीक है। ये भी सही है और विशेष शोधन भी सही है। अगर आपसे क्वेश्चन में विशेष शोधन पूछा और आपको नहीं आता है लेकिन सामान्य शोधन आपको पता है, तो आप 101% सामान्य शोधन लिखो, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, नहीं कटेंगे नंबर। क्योंकि चेकिंग कॉपी की यूजी में इतनी खतरनाक नहीं होती है कि वो एक एक चीज की बारीकी से चेक करें। क्यों, कॉपी जब चेक करते तो एक एक कॉपी पे उनको 2 मिनट 5 मिनट इतने ही मिलते हैं, तो इतनी देर में वो इतना गौर नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने कहा पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब आंसर एकदम सटीक लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं पेज भरने से ही नंबर मिलते हैं। राइटिंग बहुत फर्क पड़ता है, राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा मार्क्स आप काउंट करके चलो। राइटिंग से आप अपनी कम से कम 3 से 4% तो इंक्रीज मानो। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको हमेशा जितनी वो एक्सपेक्ट करेगा ना उससे 3% तो ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी परसेंटेज, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो राइटिंग जिसकी खराब हो वो थोड़ी बहुत सुलेख की प्रैक्टिस करे और राइटिंग थोड़ी ठीक करे, लिखने की प्रैक्टिस करे। क्या होता है, जिनकी राइटिंग ज्यादातर खराब होती है वो क्या होता है, साल में एग्जाम के टाइम में लिखते हैं। मेरे पास का ही एग्जाम्पल है, मेरे साथ का ही है, ठीक है, जो साल में केवल एक बार लिखते हैं एग्जाम टाइम में। तो वही है यहाँ पे बात। तो आपको एक नंबर लाने हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं मैं वो तरीके साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो सामान्य शोधन की विधि मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो सामान्य शोधन का आपका ये श्लोक है, तैले तक्रे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे क्रमान निषेच तप्तम द्रावे द्वारे द्रावे तु सप्तदा स्वर्ण आदि लोह पत्राणाम शुद्धि रेशा प्रशस्यते। कि इस प्रकार से जो है इनकी शुद्धि होती है। कैसे होती है कि तेले यानी तेल, तक्रे तक्र, गवाम मूत्र यानी गोमूत्र, ही आरनाले आरनाल पर्याय है कांजी का, ठीक है। याद रखना है, वैसे कांजी अपन पढ़ेंगे किसमें, वैशज्य कल्पना में, पर आरनाल अभी याद रख लेना। आरनाल किसको बोलते हैं, कांजी को। कुलत्थजे यानी कुलत्थ कुआत। इन पांचों में जो है पृथक पृथक 7-7 बार जो है आपको
निर्वाप करना है। ये निषेचन, निषेक, निषेक किसका पर्याय है? निषेक स्नपन अपन ने पढ़ा था परिभाषा प्रकरण में, तो वो निर्वाप का पर्याय है। ठीक है, तो क्या बोले? तो इस प्रकार से जो इनमें क्रमशः 7-7 बार जो है आपको निर्वाप करना है, मतलब तप्त करके धातु को और फिर बुझाना है। ठीक है, जैसे अभ्रक को अपन ने तप्त करके त्रिफला को हाथ में बुझाया था ना, बिल्कुल वैसे ही धातुओं का होता है हाल। उनको क्या करते हैं? तप्त करते हैं, फिर बुझाते हैं, फिर तप्त करते हैं, फिर बुझाते हैं। ऐसे प्रोसीजर करने के बाद जो है उसको धूप में सुखा देते हैं अच्छी प्रकार से। जितनी बार आप तप्त करते जाते हो ना, उतना ज्यादा वो धातु भंगुर होती जाती है। भंगुर मतलब फ्रेजाइल होती जाती है। तो इस प्रकार से जो है इसका सामान्य शोधन अपना कंप्लीट होता है। विशिष्ट शोधन की अगर बात करें तो विशिष्ट शोधन मतलब किसी द्रव्य विशेष से जब शोधन करते हैं तो उसका कैसे है? जैसे अभ्रक शोधन अपन ने पढ़ा, अभ्रक शोधन का गोदुग्ध से शोधन अगर आप करते हैं तो विशिष्ट शोधन। स्वर्ण का शोधन अपन पढ़ेंगे विशेष शोधन, तो वो पंचमृत्तिका से करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए बताए गए हैं। विशिष्ट विधि से जो किसी द्रव्य विशेष के लिए निर्दिष्ट किया हो उसे विशेष शोधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया, गोदुग्ध से अभ्रक शोधन और पंचमृत्तिका से स्वर्ण शोधन। ठीक है, इस प्रकार से जो है शोधन हो गया। भस्मों के वर्ण ये मैं आपको बता दूंगा कल। ठीक है, यहाँ से अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। कल भस्मों के वर्ण, उनके प्रकार वगैरह बता के और स्वर्ण से शुरुआत करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं धातु और रत्न वाले। क्यों? क्योंकि ये समझने में थोड़े इजी नहीं रहते। क्यों? मिक्सिंग बहुत हो जाती है चीजों की, बहुत सारे भेद हैं इनके। ठीक है, फिर उनके एक एक भेद की अलग अलग डिटेल है, तो वो आपको पढ़ने में मेहनत तो लगेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इस महीने रसशास्त्र पूरा ये महीना खींच ही लेगा। और नेक्स्ट मंथ के भी मैं सोचा था कि नेक्स्ट मंथ से आपकी बैशेज स्टार्ट हो जाएगी, पर थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के साथ साथ पढ़ोगे तब तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ते साथ साथ तो जैसी स्पीड चल रही है वैसी चलती रहेगी। ठीक है, तो कल अपन करते हैं आगे इसकी क्लास कंटिन्यू। आज के दिन आपको आई होप समझ में आया। समझ में तो आया ना आपको आज की क्लास में मैंने क्या क्या बताया? क्यों? क्योंकि ज्यादा चीजें नोट्स में है नहीं, बुक में ही है। समझ में तो आया ना? ठीक है, ये क्लास एक बार आज वापस रिपीट कर देखते हैं। आज ही मैं कोशिश करूंगा, आज या कल सुबह तक या कल दोपहर तक डलवाने की कोशिश करूंगा इसको, ताकि आप एक बार है ना कल पढ़ने से पहले इसको रिवाइज कर लो। नहीं नहीं भी आए ना क्लास, तो बुक में से जो है आप एक बार ये जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना वो रिवाइज कर लेना स्वर्ण से पहले का पूरा। इससे आपको फायदा होगा, आपको आगे चीजें समझने में बहुत ईजीनेस रहेगी। ठीक है, क्लास एंड करते हैं आज की। ओके।